नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, चाइना ने दोबारा से यहां पर अल्टीमेटम दिया है 72 घंटे का, यानी कि 3 दिनों का, कि 3 दिनों के बाद फिर से जो है वो नेपाल के अंदर जो डेडली फ्लड है जो यहां पर एक तरीके से वो फिर से आ सकती है। आइए आपको बताते हैं चाइना ने क्या अल्टीमेटम जारी किया है, फिर से ये किस तरीके से ये फ्लड जो है, ये बाढ़ किस तरीके से आएगा। और इस बारी साथियों, इस बार सिर्फ नेपाल ही नहीं, अब अपना भारत भी, जिसमें यूपी और आपके बिहार यहाँ पर डिस्टर्ब होने वाले हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं सारी चीजें और बताते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर आप हेडलाइंस पर नजर डालें तो बैरियर लेक नियर नेपाल बॉर्डर कुड ब्रीच इन 3 डेज, यानी कि जो बैरियर लेक है जो नेपाल बॉर्डर के पास में है वो 3 दिनों के अंदर उसमें वो फिर से जो है वो टूट सकती है। चाइना वॉन्स एज हंड्रेड्स डेड इन फ्लैश फ्लड, यानी कि सैकड़ों जो जाने हैं वो इस फ्लड में यहाँ पर जा सकती हैं। साथियों, जो इमेज देखने को मिली वो इस फ्लड के बाद, यानी कि इस बाढ़ के आने के बाद जो जो तस्वीरें हैं वो देखकर एकदम मतलब कलेजा फट जा रहा है। कुछ इस तरीके से साथियों इमेज दिख रही है। आप देखिए ये कितना सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कि बाढ़ के आने से पहले का है। कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा था, और वहीं बाढ़ के आने के बाद का आप देखिए कि यह कितना जर्जर और लग रहा है कि मतलब क्या स्थिति बन गई है, एकदम जो नर्क कहा जाता है, शायद कुछ इसी तरीके का यहाँ पर दिखाई देता होगा। अगर आप देखें तो ये इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो लगभग 3 3rd फ्लोर 4th फ्लोर की हैं, किस तरीके से मलबा इनको जो है वो ढक चुका है। मतलब प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करिएगा तो प्राकृतिक अपना जो है वो अपने आप को पुनः स्थापित करेगी, और स्थापित करने में वो आपका जितना भी बड़ा से बड़ा पावर हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी, सोचिए ये इस तरीके के ट्रक हैं, इस तरीके की गाड़ियां हैं, ट्रॉलियां हैं, इनको मतलब ताश के पत्तों की तरह ढेर करके जो है वो पानी का ये मलबा पूरा जो है वो सड़कों पर बिखरा हुआ है। आप इन घरों को देखिए एक बार, किस तरीके से ये पूरा मलबे से जो है वो दबे हुए हैं, और इन गाड़ियों को देखिए, मतलब इस तरीके से साथियों लोगों की डेड बॉडीज को खोजा जा रहा है, कुत्तों का हेल्प ले लेकर, कि जैसे मतलब मलबे के अंदर कोई दबा हो तो उसको यहाँ पर निकाला जा सके। ये सुन सुनकर यहाँ पर जो है वो लगातार भारत सरकार ने भी साथियों यहाँ पर अपनी हेल्प जो है वो भेजी है, और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर भेजी है। अभी तक का सबसे अधिक यहाँ पर जो है हेल्प भेजने वाला भारत रहा है। साथियों यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पूरा मतलब जर्जर हो गया, इस तरीके से इसको अब सड़कों को साफ किया जा रहा है और अन्य चीजें की जा रही है। लेकिन इसी बीच में एक फिर से न्यूज दे देता है चाइना कि 72 घंटों के अंदर फिर से इससे भी खतरनाक जो है वो बाढ़ आने का खतरा है। आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। साथियों, नेपाल चीन सीमा पर भीषण फ्लैश फ्लड आया। 26 अगस्त की एक घटना हुई थी बुधवार के दिन नेपाल के रुसवा जिले में। मैंने जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसमें सभी चीजें लोकेशन वाइज आपको नेपाल के मैप पर भी समझाई है। वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं जाकर कि किस तरीके से वो बाढ़ आई थी, क्यों ऐसी बाढ़ें आ रही हैं, और मतलब जो कि कभी मौसम बिना मौसम के भी इस तरीके की बाढ़ कई बार देखने को मिली है नेपाल में, तो क्यों ये हो रहा है। ठीक है साथियों, यह जो है वो कोसी नदी में अचानक विनाशकारी बाढ़ आई। तिमूरे और यहाँ पर ये फ्रुबेसी करके एक इलाका है, वहां पर साथियों तरल सीमेंट की तरह उसको बहा ले गई। नेपाली पुलिस के अनुसार अब अभी लगभग 270 से अधिक लोग, जो कि अभी का डाटा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो अवेलेबल है इंटरनेट पर, 270 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं लगभग 800 से अधिक, अब तो ये मतलब 1400-1500 डाटा दिखा रहा है। मैं अभी जब वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे पहले मैं जो डाटा देख के आया हूँ, कहीं कहीं पर ये डाटा 1400-1500 दिखाई दे रहा है कि इतने लोग जो है वो लापता हो चुके हैं। 500 से अधिक इसमें साथियों सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी नागरिक हैं, और जिसमें भी ज्यादातर यहाँ पर भारतीय हैं, क्योंकि नेपाल से लोग जाकर, माफ करिएगा, भारत से लोग जाकर नेपाल में रहते थे, वहां बिजनेस करते थे। बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर जो है नेपाल से जाते थे, क्योंकि वहां पर हमें वीजा नहीं लगता है, और इसके वजह से साथियों हम एकदम फ्री रहते हैं। कभी भी अगर घूमने का हमारा मन करता है तो हम जो है वो नेपाल चले जाते हैं। तो इसके वजह से इस तरीके से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर विदेशी नागरिकों में जान गंवाने वाले या गायब होने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर भारतीय हैं। साथियों, मैं बहुत सारी वीडियोस थी, विजुअल्स था, जिनको आपके सामने यहाँ पर यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा अगर दिखा दिया तो, लेकिन अगर आप वो लोग देख लेंगे आप लोग वो, तो आपका कलेजा फट जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति का आधा शरीर ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेट से ऊपर से जो है वो कहीं किसी बांस के सहारे लटका हुआ है, और नीचे का हिस्सा पूरा गायब है, या किसी जंगली जीव ने खाया होगा, मतलब पानी वाले मगरमच्छ या फिर जो भी, या फिर वो किसी तरीके से कट गया होगा। मतलब इतनी बदतर स्थिति जो है वो नेपाल की इस समय हो गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर साथियों आई होप आपको चीन की तरफ जो बात करें तो 3 लोगों की मरने की खबर है और लगभग 600 के आसपास लोग यहाँ पर गायब हैं, लापता हैं। साथियों आपदा के बाद नदी के संगम पर एक नई बैरियर लीक बन गई, जो कि प्राकृतिक बाधा वाली झील है वो बन गई है, जिसके अगले 3 दिन में टूटने का खतरा जो है वो चीन ने जताया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये बनती कैसे है साथियों, ये जो बैरियर लीक है। आपको इसके लिए एक बार ये वीडियो देखनी है, ठीक है। इस वीडियो को आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए ये ग्लेशियर है, ये झील बना हुआ है, ये इस तरीके से ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद फिर ये जो है वो अचानक से बाढ़ आता है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है और फिर साथियों ये पूरा इस पुल को तोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ जाता है और ये अचानक होता है। पहले तो ये ग्लेशियर पिघलता है, पिघलने के बाद ग्लेशियर के बीच में दरार आती है। जैसे कि अगर आप देखें तो मान लीजिए कि कोई ये बर्फ का टुकड़ा है और यहाँ से आप लगातार पानी बहवाइएगा तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि कुछ देर में दरार बन जाएगा, इतने दूर का जो बर्फ है वो पिघल जाएगा और लास्ट में ये दोनों जो टुकड़े हैं वो आपस में यहाँ पर जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि वो यहाँ पर टूट जाएंगे। और साथियों जब ये टूट जाते हैं, जब ये दोनों टुकड़े टूटेंगे आपस में, तो इनके टूटने के बाद साथियों जो ये वाला हिस्सा है वो फिर इसी मतलब जो लेक यहाँ पर सामने बनी थी उसी लेक में जाकर गिरता है और जिसके वजह से फिर ये पूरा फ्लड का जो है वो सिचुएशन बनता है। अब इस समय क्या हुआ है उसको मैं आपको समझाता हूँ कि इस समय यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है वो क्या सिचुएशन बनी है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है साथियों कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि पूरा ग्लेशियर है और यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका सामने का हिस्सा है। अब जब फ्लड आया तो मान लीजिए कि एक हिस्सा ये टूटा था, टूटने के बाद इसमें गिरा था जिसके वजह से इसका एक प्रेशर बना था और जो ये इसके सामने का बांध है ये बांध पूरा टूटने के बाद ये पानी अचानक से आगे बढ़ा था, इसके वजह से ये फ्लैश फ्लड कहा जाता है इसको। तो ये यहाँ पर चला गया, पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया समझाए हैं, अब इस वाले में समझिए। एक बार ये पूरा चला गया, अब जब ये पानी साथियों लगातार बहता हुआ जा रहा है, लगातार बहता हुआ जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं मान लीजिए कि घर है, मलबा है। अब ये आएगा तो सिर्फ पानी तो लेके आएगा नहीं, पत्थर पेड़ जो पड़ रहा है सब उखाड़ के लेके आ रहा है। इसी तरीके से साथियों एक जगह और यहाँ पर मतलब ये सभी पेड़ पत्थर जो है इकट्ठा होकर इस पानी के रास्ते में एक कृत्रिम बांध मतलब नेचुरल, माफ करिएगा, नेचुरल बांध बना लिए हैं। यानी कि वहां पर जो है अब यहाँ पर जो है वो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, इससे के आगे पानी नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मलबा लेकर आया था वो मलबा एक बार फिर से बांध उठा लिया है, मतलब बांध बना लिया है। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि इस ग्लेशियर से लगातार जो है वो पिघल पिघल कर पानी जो है लगातार इस झील में आ रहा है और वो इतनी अधिक मात्रा में आ रहा है कि चीन के अनुसार वो आने वाले 3 दिनों के अंदर इतना पानी हो जाएगा इसके अंदर, उसका इतना प्रेशर हो जाएगा कि इस बांध को वो फिर से तोड़ देगा और तोड़ने के बाद फिर वो नेपाल में इसी तरीके की त्रासदी लेकर जो है वो फिर से आ जाएगा। तो ये पूरी जो है वो घटना हो रही है साथियों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और जो ये बैरियर बताया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आपदा कहाँ हुई थी, कैसे शुरुआत हुआ था वो समझ में आ गया होगा और जो मैंने अभी आपको घटना दिखाई जो कि बैरियर लेक और यहाँ पर GLOF क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो चीन का बैरियर लेक यहाँ पर चीन के द्वारा बताया गया है कि जो बैरियर लेक यहाँ पर बन रहा है इसके बारे में साथियों 3 दिन में टूटने का इसका खतरा है। इसके अंदर साथियों 20 लाख घन मीटर पानी अभी झील के अंदर गुरुवार के दिन जो है सुबह तक चीन के द्वारा बताया गया कि जमा हो चुका है और साथियों 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी अगले 3 दिनों के अंदर इस झील में जमा हो जाएगा आने का अनुमान है। मतलब 30 और 20 मिलाकर आप देखिए तो 50 लाख घन मीटर से अधिक पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा, जिसके वजह से जो ये नेचुरल डैम का जो ये नेचुरल बांध बना था इसका ये साथियों उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और उसके बाद फिर से ये जो है टूट कर आगे बढ़ जाएगा। साथियों हाई रिस्क बताया गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने ब्रीच यानी कि टूटने का उच्च जोखिम जो है यहाँ पर बताया है, यानी कि नेपाल में फिर से यह आएगा। साथियों चीन की CCTV ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक झील पहले से ही यहाँ पर ओवरफ्लो कर रही है और रियल टाइम फ्लड सिमुलेशन चलाए जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू टीमों को समय रहते जो है वो चेताया जा सके। वहीं साथियों जो यहाँ पर भोटे कोसी नदी है वो उसके किनारे रहने वाले लोगों को और रेस्क्यू टीमों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए उनको जो है वो लगातार यहाँ पर सलाह दे रही है जो चाइना की है,
ठीक है, अब साथियों बात करते हैं कि चीन के रेस्क्यू रणनीति और यहाँ पर जो गियोरोंग पोर्ट है उसके बारे में कि किस तरीके से चाइना यहाँ पर इनको रेस्क्यू कर रहा है। तो साथियों चाइना ने पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इंजीनियरिंग टीमें, टेलीकॉम वर्कर्स और राहत संगठनों सहित 500 से अधिक कर्मियों को बचाव कार्य के लिए अपने यहाँ वहां पर तैनात कर दिया है। वहीं साथियों जो सबसे बड़ी चिंता है वो यहाँ पर ग्योरोंग पोर्ट की है, जो कि नेपाल के बीच में, चीन और नेपाल के बीच में एक प्रमुख भूमि सीमा व्यापार क्रॉसिंग है, जहां से मतलब चाइना का और नेपाल का आपस में ट्रेड होता है। साथियों पूरी तरह तबाह हो चुका है यह जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्रॉसिंग है, यह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और बैरियर लेक टूटने पर वहां पर जो रेस्क्यू टीमें तैनात हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो खतरा है। साथियों तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने हेलीकॉप्टर सर्वे जारी किया है, जिससे सामने आया है कि जो ग्योरोंग चेक पॉइंट है उसका लगभग कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। पूरा इलाका मलबे और मोटी मिट्टी के परत के नीचे ढक गया है। मतलब जो यहाँ पर पोर्ट था वो कुछ बचा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर से वहां पर देखा गया है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ मिट्टी के अंदर जो है मलबे के अंदर दब चुका है। साथियों आगे भी 3 दिन तक बारिश, भूसंकलन और नई बैरियर झील बनने का खतरा है, यानी कि सेकेंडरी डिजास्टर, जिसकी चर्चा हमने कल ही की थी कि इस तरीके से भी जो है वो डिजास्टर आ सकता है। अब यहाँ पर यह खबर भी आ गई है कि वो डिजास्टर आने वाला है। साथियों अब इसमें बात करें नेपाल की, तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन और इसकी चुनौतियों को समझिए। तो नेपाल पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार रेस्क्यू व मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है, लेकिन खराब मौसम, दुर्गम पहाड़ी इलाका और लगातार बारिश जो है वो काम में बाधा बन रहा है। वहीं साथियों लापता लोगों में सैकड़ों विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिनमें कि अमेरिका, भारतीय पर्यटक और यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो भी इसमें शामिल हैं। साथियों इस क्षेत्र से होकर तिब्बत के कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लोग जो है वो जाते हैं, यानी कि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सावन का समय भी था तो लोग यहाँ पर जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके की घटना होने से जो ज्यादा इसमें जो क्या कहते हैं कि सैलानी हैं वो यहाँ पर गायब हैं। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसी जैसे कि यूएन की OCHA, इसने कहा है कि फिलहाल प्राथमिकता जान बचाना है और यहाँ पर उसके बाद जो है विस्थापित लोगों के लिए दवा, पानी, स्वच्छता और यहाँ पर आश्रय की व्यवस्था करना है। यानी कि इनका कहना है कि पहले लोगों की जान बचाई जाए, उसके बाद जो है लोगों को यहाँ पर दवा, पानी, स्वच्छता और आश्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स समझिए, चीन, नेपाल और जो भारत है, इन तीनों का, साथियों ये तीनों को अगर आप देखें तो इनकी जो बाउंड्री नदी की समस्या है। मतलब कई सारी ऐसी नदियां हैं जो चीन से होते हुए नेपाल, नेपाल से होते हुए फिर भारत के अंदर एंट्री करती हैं। साथियों जो भोटे कोसी नदी है यह तिब्बत यानी कि जो चीन के कब्जे में है उससे निकल कर नेपाल में प्रवेश करती है, फिर आगे त्रिशूल नदी में मिल जाती है, यानी कि यह एक ट्रांस बाउंड्री यानी कि सीमा पार नदी तंत्र का हिस्सा है। और साथियों ऐसी नदियों पर बनी आपदा में समस्या यह होती है कि ऊपरी क्षेत्र जो कि चीन है उसमें बना खतरा सीधे नीचे के देश जैसे नेपाल और नेपाल के बाद फिर भारत को प्रभावित करता है। इसीलिए समय पर डेटा शेयरिंग और चेतावनी तंत्र जो है वो बेहद जरूरी है। यानी कि अगर किसी भी तरीके की वहां पर दिक्कत सामने आ रही है, कुछ ऐसा बन रहा है जिसके वजह से आगे बाढ़ फिर आने वाली है, तो चाइना को अगर तुरंत नेपाल को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो वो घटना होगी और बहुत घातक हो सकती है। साथियों यह घटना एक बार फिर यह मुद्दा उठाती है कि हिमालय की नदियों पर चीन, नेपाल, भारत के बीच बेहतर जो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा और शेयरिंग की व्यवस्था कितनी जरूरी है, खासकर बाढ़ जैसी आपदा स्थितियों में। वहीं भारत लंबे समय से नेपाल का पहला रेस्पॉन्डर यानी कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है, जो पड़ोसी देशों में आपदा के समय में राहत सामग्री सहायता भेजने की भारत की नीति यहाँ भी अहम भूमिका निभा रही है। और भारत बहुत ज्यादा मात्रा में साथियों नेपालियों को, जो हमारे भाई हैं नेपाल के, उन लोगों को यहाँ पर राहत की सामग्री जो है वो लगातार भेज रहा है। साथियों देखिए ये जो ग्लेशियर पिघला था, ये यहाँ पर जैसे इस तरीके से ये ग्लेशियर था, इस तरीके से ये झील बन रही थी जिसको कि यहाँ पर ग्लेशिकल लेक बोला जाता है। और इन्हीं झीलों के अंदर ये जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से ग्लेशियर टूट कर इसमें गिरते थे, और जिसके वजह से ये फिर इस तरीके से, जो ये आपको रेड लाइन दिख रही है, इसी तरीके से होते हुए पानी अचानक से बढ़कर आता था। और ये रहा आपका रसुआ, जहाँ पर सबसे ज्यादा आपदा आई है, जो कि नेपाल और यहाँ पर चाइना का बॉर्डर है। यहाँ इस साइड देखेंगे तो आप चाइना है, इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल है। तो इन दोनों के बीच में, और यहीं पर साथियों
सबसे ज्यादा पानी आया है और यहीं पे जो चौकियां थी वो यहाँ पर तबाह हो गई हैं। अब साथियों बात करते हैं कि बिहार तक क्यों पहुंचता है नेपाल का पानी, कि जो नेपाल का पानी है वो फिर बिहार में कैसे पहुंचता है। तो समझिए जो भोटे भोटे कोसी नदी है, क्या कहते हैं कि नदी है, आगे चलकर त्रिशूल नदी में मिलती है और फिर यह त्रिशूल नदी आगे चलकर गंडक नदी का तंत्र है। तो यह उसकी एक प्रमुख सहायक नदी बन जाती है जो कि नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कोसी को आप सभी को पता है कि बिहार का शोक भी यहाँ पर कहा जाता है। तो यह कोई नई बात नहीं है। हर साल मानसून में नेपाल की पहाड़ियों से भारी बारिश से गंडक और कोसी बैराजों पर भारी दबाव बनता है और यहाँ पर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने से उत्तर बिहार में दर्जनों जिले जो है वो बाढ़ आती है। और 2008 का कोसी त्रासदी 2024 के अंदर भी यहाँ पर गंडक कोसी संकट जो है वो आ चुका है। वहीं साथियों पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सुपौल, सहरसा, मधुबनी जैसे जिले हर साल यहाँ पर ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि ये सीधे जो है इन बैराजों की जो डाउन स्ट्रीम में आते हैं। यानी कि यहाँ से जब पानी खोला जाता है, जैसे मान लीजिए डैम है, तो यहाँ से जब पानी खोला जाएगा तो ये जो सीधा आते हैं वो यही जिले जो है वो आते हैं इसके सीधा डाउन स्ट्रीम में, यानी कि जहाँ पर पानी तेजी से फ्लो करके आता है। अब साथियों बिहार सरकार की तैयारी और निगरानी की बात करें तो नेपाल चीन सीमा पर आई इस आपदा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री समेत राज्य प्रशासन ने गंडक नदी के बेसिन जो कि सोनपुर से वाल्मीकि नगर तक है वहां पर हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया है। और अगर बैरियर लेक अगले 3 दिनों में टूटती है तो नेपाल की तरफ से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की आशंका के चलते उत्तर बिहार के गंडक कोसी बेसिन वाले जिलों पे सतर्कता यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा हर साल की तरह बैराज जो वाल्मीकि नगर और बीरपुर पर नजर जो है वो रखी जा रही है और तब तटबंधों की गश्त तेज की गई है ताकि किसी भी अचानक जल स्तर वृद्धि के समय रहते यहाँ पर निपटारा जो है वो किया जा सके, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप मैप के माध्यम से भी समझें तो देखिए यहाँ पर ये कोसी है, ये कोसी इस तरीके से जो तिब्बत वाला प्लेट्यू है, तिब्बत से जो है वो होती हुई फिर नेपाल से होती हुई यहाँ पर बिहार में एंटर करती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। फिर अन्य नदियां भी यहाँ पर आप अगर देखें तो जैसे एक तो गंगा नदी है जो सबसे बड़ी है, सब जाकर लास्ट में गंगा में ही मिलती है और फिर गंगा यहाँ पर ले आकर बे ऑफ बंगाल में जाकर बांग्लादेश के रास्ते गिर जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। साथियों अगर देखिए कुल मिला जुला कर बात यही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ यह किसी भी तरीके से सही नहीं है और प्रकृति के पास इतनी पावर है कि इंसान उसके आगे कभी खड़ा नहीं हो सकता है। माफ करिएगा, जो क्या कहते हैं नेचर है उसको, उसके पास मतलब दुनिया से बहुत ज्यादा पावर है। वो अपने आप को जब जब स्थापित करेगा तो इस तरीके की जो है वो त्रासदी देखने को मिलेगी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ नेचर नहीं है, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं क्योंकि हम लोगों ने इतने ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया, इतना ज्यादा कि क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ग्लेशियर लगातार जो है वो पिघल रहे हैं। आप सोचिए कि जो यहाँ पर पर्वत है उसका 1/3 जो है वो जो नेपाल के पास का ग्लेशियर है वो यहाँ पर पिघल चुका है। तो सोचिए कितनी ज्यादा मात्रा में है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके मैं आपको कमेंट में उसका पिन कर देता हूँ लिंक, वो जाकर जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।